डोली ससुराल पहुंची। घर के बाहर रंगोली बनी थी, द्वार पर थाल सजाए गए थे। दूल्हे की मां ने आरती उतारी और सिया का स्वागत किया। सिया ने आंसू पोंछकर घर में कदम रखा। उसके पांव की मेहंदी और अलग से सजी कलश की रेखा जमीन पर छप गई। लोग बोले, लक्ष्मी आई है, घर में सुख समृद्धि लाएगी। पर सिया का दिल बार बार मायके की ओर खींच रहा था। जब भी कोई हंसी ठिठोली करता, उसके कानों में बाबुल की सिसकी गूंज उठती। जब भी कोई उसे आशीर्वाद देता, उसके दिल में मां की रुलाई सुनाई देती। पहली रात, जब सब रस्में खत्म हो गईं, सिया अकेली कमरे में बैठी थी। उसकी आंखें आसमान की ओर थीं। वो धीरे से बोली, बाबुल, आप कैसे होंगे? क्या आपने खाना खाया होगा? क्या अम्मा ठीक होंगी? मैं यहां रहकर भी वही हूं। उधर मायके में अगले दिन का सूरज जैसे बिना रोशनी का था। रामप्रसाद बरामदे में बैठे थे, पर आज चाय का प्याला अनटच्ड पड़ा रहा। हर बार सिया चाय बनाकर लाती थी, कहती थी, बाबुल, गरम गरम पी लीजिए। आज वो आवाज न थी, न ही वो मुस्कान। सावित्री रसोई में गई, बर्तन हाथ में लिए रह गई। ये सब तो सिया के लिए बनता था, अब कौन खाएगा? उन्होंने आंचल से आंसू पोंछे, पर हर चीज में बेटी की याद बसी थी। रिश्तेदार कहते, रामप्रसाद जी, अब तो चैन से रहिए, बेटी अपनी घर संसार में राज करेगी। रामप्रसाद बस सिर हिला देते, पर अंदर से उनकी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने जड़ से उखाड़ दिया हो। सिया के लिए भी नया घर आसान न था। वो मुस्कुराने की कोशिश करती, पर उसके दिल में मायके की याद हर वक्त बनी रहती। जब सास कहती, बहू, रसोई संभालो, तो उसे याद आता, माँ भी इसी तरह आवाज लगाती थी। जब पति हंसकर बातें करता, तो उसे याद आता, बाबुल की हंसी, जो अब जाने कब लौटेगी। हर रात सिया तकिए में मुंह छुपाकर रोती और सोचती, काश बाबुल यहां होते, काश अम्मा मुझे गोदी में बिठा लेती। एक शाम रामप्रसाद छत पर बैठे थे। आसमान में चांद चमक रहा था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, गुड़िया, देखो, ये चांद वही है जिसे तुम मायके से भी देखती थी और अब ससुराल से भी देखोगी। जब भी चांद देखना, समझ लेना तुम्हारा बाबुल तुम्हें याद कर रहा है। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। सावित्री ने आकर कहा, राम प्रसाद, बिटिया अब पराई हो गई है, पर उसका दिल हमेशा हमारा रहेगा। राम प्रसाद ने आह भरी, हाँ, पर उसके बिना ये घर घर नहीं रहा। डोली गांव की गलियों से निकलकर दूर चली गई। पटाखों की आवाज भी अब धीमी हो गई थी। घर का आंगन, जो कुछ देर पहले रोशनी और शोर से भरा था, अब सन्नाटे से गूंज रहा था। रामप्रसाद खाली आंगन में खड़े थे। उनके कदम अपने आप उस कमरे की ओर बढ़े जहां उनकी लाडली सिया बैठा करती थी। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। भीतर वही बिस्तर सजा था जिस पर बैठकर सिया ने शादी से पहले मां से लिपटकर आंसू बहाए थे। दीवार पर बचपन के खिलौने टंगे थे। अलमारी में उसकी किताबें रखी थीं। रामप्रसाद ने उन किताबों को उठाकर सीने से लगा लिया और वहीं बिस्तर पर बैठकर रो पड़े। पर उसके बिना ये घर घर नहीं रहा। शादी को 3 महीने हो चुके थे। सिया अब अपने नए घर की जिम्मेदारियों में ढल चुकी थी, पर उसके दिल में मायके की यादें हर पल जीवित थीं। हर बार जब वो चौके में रोटियां बनाती, उसकी आंखों में बाबुल का चेहरा घूम जाता। हर बार जब वो आंगन में कपड़े सुखाती, उसे याद आता कि मायके का वही आंगन कितना चहकता था। आखिरकार एक दिन उसका पति बोला, सिया, अब चलो तुम्हें मायके ले चलता हूं। इतने दिन हो गए, तुम्हारे बाबुल और अम्मा तुम्हें कितना याद करते होंगे। सिया का चेहरा खिल उठा। सच? बाबुल के पास? अम्मा से मिलने? चलो, अभी चलो। उधर मायके में रामप्रसाद रोज चौपाल पर यही पूछते, किसी ने मेरी सिया की खबर सुनी? वो कब आएगी? सावित्री उन्हें समझाती, धैर्य रखो रामप्रसाद, बेटी को आना ही होगा। लेकिन उनकी आंखें भी दरवाजे की ओर लगी रहती। और फिर वो दिन आ गया। आंगन में बैलगाड़ी की चर्र चर्र की आवाज गूंजी। बाहर से बच्चों की आवाज आई, रामप्रसाद काका, आपकी बिटिया आई है। ये सुनते ही पूरा घर दौड़ पड़ा। रामप्रसाद सबसे आगे थे। दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने देखा, सिया गाड़ी से उतर रही है, लाल दुपट्टा ओढ़े,
हाथ में ससुराल की चुनरी, पर चेहरा वही मासूमियत और आंखों में वही आंसू। रामप्रसाद ने दौड़कर बेटी को गले से लगा लिया। गुड़िया, तू सचमुच आ गई। मैंने तो सपना देखा था कि शायद तू कभी न लौटे। सिया फूट फूट कर रो पड़ी। बाबुल, मैं रोज आपको याद करती थी। यहाँ आकर मन को चैन मिला। सावित्री भी दौड़कर आई और बेटी को गले से लगा लिया। बिटिया, तेरे बिना घर वीरान था, अब तो जैसे बाहर लौट आई। घर में हंसी खुशी का माहौल छा गया। पड़ोस की औरतें आईं और बोलीं, देखो, हमारी सिया कितनी रानी लग रही है। ससुराल का रंग ढंग आ गया है। सिया बस मुस्कुराती रही, पर उसके दिल में एक ही ख्याल था, मेरा असली घर तो यहीं है। रामप्रसाद ने तुरंत कहा, सावित्री, आज अपनी गुड़िया के लिए उसकी पसंद का खाना बनाओ। गुड़ बनाओ, खीर बनाओ, पूड़ी बनाओ। आज घर फिर से जी उठा है। रात को जब सब सो गए, रामप्रसाद अपनी बेटी के कमरे में गए। वो कमरा महीनों से खाली था। आज वही कमरा फिर से बेटी की हंसी से गूंज रहा था। सिया बिस्तर पर बैठी थी। रामप्रसाद उसके पास बैठ गए और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, गुड़िया, तेरे बिना ये कमरा जैसे सूना पड़ा था। तेरी हंसी के बिना ये घर जैसे बंजर हो गया था। आज फिर से मेरी दुनिया लौट आई है। सिया ने बाबुल का हाथ पकड़ लिया। बाबुल, मैं वहां कितनी भी खुश रहूं, पर मेरा दिल हमेशा आपके पास ही रहता है। मुझे लगता है जैसे मैं आपसे दूर होकर अधूरी हो जाती हूं। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। अगले दिन गांव के बच्चे फिर उसी आंगन में खेल रहे थे। सिया ने पुराने खिलौने निकाल दिए थे। घर में वही चहल पहल लौट आई थी। सावित्री रसोई में बेटी के साथ बैठकर बातें कर रही थीं और रामप्रसाद चौपाल पर सबको गर्व से बता रहे थे, देखो, मेरी गुड़िया आई है। अब तो मेरा घर फिर से जगमगी आ गई। रामप्रसाद के चेहरे की मुस्कान एकदम बुझ गई। वो जानते थे कि फिर से वही पल आएगा, विदाई का। सिया ने बाबुल का चेहरा देखा और समझ गई। बाबुल, मत उदास होइए। मैं बार बार आऊंगी। भले ही ससुराल मेरा घर है, पर मेरा दिल हमेशा आपके पास रहेगा। रामप्रसाद ने बेटी को गले लगाया और आंसू पोंछकर बोले, गुड़िया, अब मैं समझ गया हूं। बेटी भले ही पराई हो जाती है, पर उसका दिल हमेशा बाबुल के घर आंगन में आ खड़ी हुई। ससुराल से आए लोग दरवाजे पर खड़े थे। गांव की औरतें फिर से इकट्ठा हो गईं। रामप्रसाद की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटी को गले लगाया। गुड़िया, अपना ख्याल रखना। ये बाबुल तेरे बिना फिर से सुनसान हो जाएगा। सिया ने बाबुल के आंचल में चेहरा छुपा लिया। बाबुल, मैं जल्द ही फिर आऊंगी। मुझे भूलना मत। सावित्री ने बेटी को माथे पर चूमते हुए कहा, जा बिटिया, ससुराल तेरा असली घर है। वहां इज्जत और प्यार से रहना। घर का सूना हो जाना। जैसे ही गाड़ी चली, आंगन की चहल पहल खत्म हो गई। रामप्रसाद दरवाजे पर खड़े गाड़ी को जाते हुए देखते रहे। जब तक धूल का गुब्बार नजरों से ओझल नहीं हो गया, उनकी आंखें गाड़ी पर टिकी रहीं। घर में अजीब सी खामोशी छा गई। कमरे फिर से खाली हो गए। रसोई में सिया की हंसी की गूंज नहीं रही। आंगन में बच्चों की किलकारियां भी थम गईं। रामप्रसाद चौपाल पर जाकर बैठ गए। लोगों ने कहा, रामप्रसाद काका, दुख मत करो। बेटी तो जाती ही है। पर उनके दिल ने कहा, जिसने बेटी की विदाई देखी है, वही इस दर्द को समझ सकता है। रामप्रसाद का अकेलापन। रात को रामप्रसाद छत पर बैठे थे। आसमान में चमकते तारों को देख रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गुड़िया, तू जहां भी रहे, खुश रह। ये बाबुल तेरी हंसी के बिना जी लेगा, पर तुझे कभी भूलेगा नहीं। अकेलापन और बीमारी। सिया के जाने के बाद रामप्रसाद का मन जैसे सूख गया। सुबह चौपाल पर जाते, मगर अब उनकी बातों में वही जान नहीं रही। गांव वाले कहते, काका, आपकी हंसी तो बिटिया ले गई। धीरे धीरे रामप्रसाद का शरीर कमजोर पड़ने लगा। खाना छोड़ दिया। नींद उड़ गई। रात को अक्सर सिया के कमरे में जाकर चुपचाप बैठ जाते। उनके मन में बस यही बात घूमती, कहीं मेरी बिटिया खुश तो है। अम्मा की चिंता सावित्री दिन रात चिंतित रहती। उन्होंने कई बार रामप्रसाद को समझाया, आप चिंता मत कीजिए।
बिटिया ठीक है। लेकिन राम प्रसाद का दिल मानता ही न था। एक दिन सावित्री ने ससुराल में खबर भिजवाई, सिया, तुम्हारे बाबुल की तबीयत ठीक नहीं रहती। अगर हो सके तो एक बार आ जाओ। बिटिया का लौटना जब सिया ने खबर सुनी तो उसका दिल कांप गया। वो रोते रोते बोली, मुझे बाबुल के पास जाना है। ससुराल वालों ने भी इजाजत दे दी। सिया दौड़ी दौड़ी मायके पहुंची। घर में घुसते ही उसने बाबुल को आवाज लगाई, बाबुल, मैं आ गई। रामप्रसाद आंगन में चारपाई पर लेटे थे। जैसे ही उन्होंने बेटी की आवाज सुनी, आंखें खुल गईं। उन्होंने कांपते हाथों से सिया का चेहरा छुआ। गुड़िया, तू सच में आ गई? सिया रोते हुए बोली, हाँ बाबुल, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बाबुल की तसल्ली, सिया ने बाबुल का हाथ पकड़ा और उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। रामप्रसाद के चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान आई। गुड़िया, तुझे देखकर लगता है जैसे मेरी सांसें लौट आईं। गांव वाले भी देखने आए। सब बोले, काका, आपकी बिटिया आपके लिए ही तो जी रही है। फिर से हंसी लौट आई। सिया ने बाबुल का खूब ख्याल रखा। उन्हें समय पर दवा दी, खाना खिलाया और रोज बातें की। घर में फिर से चहल पहल लौट आई। रामप्रसाद कहते, गुड़िया, अब मौत भी आ जाए तो डर नहीं है, क्योंकि मेरी बिटिया मेरे पास है। बाबुल की हालत बिगड़ना कुछ दिन सिया के लौटने से रामप्रसाद की तबीयत सुधरी, मगर उम्र और दुख की मार ज्यादा गहरी थी। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा। रात को खांसी बढ़ जाती, सांस लेने में तकलीफ होती। सिया चौकन्नी होकर बाबुल के पास बैठती। वो दवा देती, पानी पिलाती और सिर दबाती। लेकिन बाबुल का मन अब जैसे धीरे धीरे इस दुनिया से उखड़ रहा था। बाबुल की अंतिम बातें एक रात चांदनी बिखरी थी। रामप्रसाद ने धीमी आवाज में सिया को पुकारा, गुड़िया, जरा पास आ। सिया बाबुल के सिरहाने बैठ गई। उन्होंने कांपते हाथों से बेटी का हाथ पकड़ा और बोले, तेरी बारात के दिन मैं हंसा था ताकि तू रो न पड़े, पर उस दिन मेरा दिल भीतर से टूट गया था। बाबुल, ऐसा मत कहो, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। रामप्रसाद मुस्कुराए। बेटी, बेटी कभी बाबुल की नहीं होती, वो तो पराई ही पैदा होती है। लेकिन तूने जो मेरे लिए किया, वो कोई बेटा भी नहीं कर पाता। गांव का सन्नाटा। कुछ ही दिनों में रामप्रसाद की हालत बहुत खराब हो गई। गांव के वैद्य और डॉक्टर सब आए, मगर सबने हाथ खड़े कर दिए। सावित्री दरवाजे पर बैठी रोती रही। गांव वाले भी कहने लगे, अब काका का वक्त आ गया है। आखिरी सांसें रामप्रसाद ने सिया को पास बुलाया। गुड़िया, मुझे विदा कर। जैसे तू विदाई में गई थी, वैसे ही मैं भी जा रहा हूं। सिया ने रोते रोते बाबुल का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसकी सिसकियों में पूरी रात डूब गई और सुबह होते होते रामप्रसाद ने अपनी आखिरी सांस ली। बिटिया का दर्द। सिया चीख पड़ी, बाबुल, मुझे छोड़कर मत जाओ। देखो मैं यहां हूं। पूरा घर और गांव आंसुओं में डूब गया। सावित्री बेसुध होकर गिर पड़ी। भाई बहन फूट फूट कर रोने लगे। गांव वाले कहने लगे, काका को उनकी बिटिया की गोद में ही मुक्ति मिली। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। अंतिम विदाई। रामप्रसाद की अर्थी उठी। गांव के लोग कंधा देने आए। सिया भी रोते हुए बोली, मेरा बाबुल भगवान के घर जा रहा है, उसका ख्याल रखना। उस दिन जैसे पूरे गांव ने पिता बेटी के रिश्ते की गहराई को महसूस किया। लोग कहते रहे, बेटियां पराई सही, लेकिन बाबुल के दिल का टुकड़ा होती है। शमशान से लौटने के बाद रामप्रसाद की चिता से लौटी सिया की आंखें सूखी नहीं थीं। उसके आंसू जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। घर में अब एक अजीब सा सन्नाटा था। जिस आंगन में बाबुल की हंसी गूंजती थी, वहां अब बस यादें थीं। सावित्री माँ बार बार रो पड़ती, तेरे बाबुल के बिना मैं कैसे जीऊंगी। सिया दोनों कंधों पर बोझ उठाए माँ को संभालती और खुद भी टूटती रहती। ससुराल की नई जिंदगी। रामप्रसाद के जाने के बाद सिया कुछ दिन मायके में रही। फिर धीरे धीरे उसे ससुराल लौटना पड़ा। ससुराल वाले अच्छे थे, मगर उनके घर का रंग ढंग अलग था। सिया अक्सर आंगन में बैठकर चुपचाप बाबुल की यादों में खो जाती। उसका पति अनिल धीरे धीरे उसकी हालत समझने लगा। वो कहता, सिया,
बाबुल हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे दिल की हर धड़कन में, हर याद में। बिटिया की कसम सिया ने बाबुल की तस्वीर अपने कमरे में रखी। हर सुबह और रात वो तस्वीर के सामने दीपक जलाती। वो मन ही मन कसम खाती, बाबुल, मैं कभी आपकी इज्जत पर आँच नहीं आने दूँगी। आपके संस्कार ही मेरी पहचान रहेंगे। समय का मरहम वक़्त धीरे-धीरे आगे बढ़ा। दुःख भले कभी मिटा नहीं, मगर सिया ने बाबुल की सीख को अपने जीवन का आधार बना लिया। वो हर काम में वही करती, जो उसके बाबुल उसे सिखाते थे। सच बोलना, दूसरों की मदद करना और परिवार को जोड़कर रखना। जब घर में कोई परेशानी आती, सिया को हमेशा लगता, अगर बाबुल होते तो क्या कहते? और जैसे ही वो सोचती, उसका मन मजबूत हो जाता। बिटिया बनी बाबुल की परछाई, कुछ सालों में सिया माँ बनी। उसने अपनी बेटी का नाम रखा रामप्रिया, अपने बाबुल की याद में। हर बार जब वो अपनी बच्ची को पुकारती, उसे लगता जैसे बाबुल फिर से उसके साथ हैं। उसने अपनी बेटी को भी यही सिखाया, बेटी, बाबुल ही दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता होते हैं। उनका सम्मान हमेशा करना, क्योंकि वे ही तुम्हारे सच्चे रक्षक होते हैं। गांव वाले आज भी कहते हैं, राम प्रसाद का भाग्य देखो, बेटी की गोद में प्राण छोड़े। और बिटिया देखो, जो बाबुल की विरासत को अपने जीवन में ढो रही है। सिया जब भी अपने मायके जाती, दरवाजे पर खड़ी होकर आंखें बंद कर लेती। उसकी आंखों में आंसू आते, मगर होठों पर हल्की मुस्कान रहती, क्योंकि उसे लगता था कि बाबुल आज भी दरवाजे पर खड़े कह रहे हैं, आ गई मेरी गुड़िया। और इसी विश्वास के साथ आपको यह कहानी मेरी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको वक्त-वक्त पर मेरी कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मुझे कमेंट करके अपने विचार ज़रूर शेयर करें। अपने उन दोस्तों के पास शेयर करें, जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको अपने घर परिवार, अपने पेरेंट्स की बहुत याद आती। और आपको किस तरह की कहानी पसंद है, मुझे कमेंट में बताएं। और आपकी शहर से यह कहानी सुन